मैं नितेश कुमार मिश्रा। पिछले लेक्चर में हमने रूस के विघटन के पीछे के आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, मिखाइल गोर्बाचेव के व्यक्तिगत सुधारों की चर्चा की, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। आज हम सोवियत संघ के विघटन की पूरी प्रक्रिया पर दृष्टिपात करेंगे। जब हम सोवियत संघ के विघटन की पूरी प्रक्रिया पर दृष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है कि गोर्बाचेव के सुधारों ने उदारवादी तथा अनुदारवादी दोनों में से किसी भी खेमे को संतुष्ट नहीं किया। जहां अनुदारवादी उसके सुधारों की मार्क्सवादी साम्यवादी मानदंड के विरुद्ध मानते थे, वहीं दूसरी तरफ उदारवादी उसके सुधारों को अपर्याप्त तथा सतही मानते थे। इस प्रकार गोर्बाचेव ने येल्त्सिन के नेतृत्व वाले परिवर्तनवादियों और दूसरी ओर लिगाचेव के नेतृत्व वाले अनुदारवादियों की मांगों के बीच फंसा हुआ था। बोरिस येल्त्सिन मॉस्को का साम्यवादी नेता था। येल्त्सिन ने गोर्बाचेव की नीति का इस आधार पर आलोचना की कि गोर्बाचेव सोवियत रूस में पश्चिमी पूंजीवादी पद्धति को लागू करने में अक्षम सिद्ध हुआ है। यद्यपि येल्त्सिन भी इस बात को जानता था कि सोवियत रूस का पूंजीवादी रूपांतरण अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को जन्म देगा। इसी बीच सोवियत रूस पर विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों का दबाव महसूस किया जाने लगा। गोर्बाचेव के सुधारों ने श्रृंखलाबद्ध प्रक्रियाओं को जन्म दिया। सबसे पहला राष्ट्रवादी उछाल नार्ग नोकारवारव के क्षेत्र में देखा गया। नारगोनो एक छोटा सा ईसाई गणतंत्र था। यह अजरबैजान मुस्लिम बहुल प्रांत में था। 1988 में नारगोनो ने एक ईसाई गणतंत्र आर्मेनिया के साथ विलय की मांग की। इसी के साथ अजरबैजान तथा आर्मेनिया के बीच संघर्ष छिड़ गया। गोर्बाचेव ने इस संघर्ष की आलोचना की, परंतु इसे नहीं दबाया जा सका। आगे बाल्टिक गणतंत्रों पर राष्ट्रवादी प्रभाव महसूस किया जाने लगा। इस बाल्टिक गणतंत्र ने लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया के गणतंत्र शामिल थे। पेरिस शांति सम्मेलन में इन्हें स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था, परंतु 1940 में स्टालिन के द्वारा इन्हें जीत लिया गया था। अतः सोवियत संघ के साथ अपने विलय को वे असंवैधानिक मानते थे। 1990 में लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। फिर लैटविया ने, फिर एस्टोनिया ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मई 1990 में बोरिस येल्त्सिन रूसी गणतंत्र की संसद का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। इसका यह मानना था कि रूसी गणतंत्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए, परंतु गोर्बाचेव इस तर्क से सहमत नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि इससे सोवियत रूस के विघटन को प्रोत्साहन मिलेगा। तभी अप्रैल 1991 में जॉर्जिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। फिर 15 गणतंत्रों का सम्मेलन बुलाया तथा इसमें रूसी संघ के स्वरूप पर विचार किया गया। आगे 20 अगस्त 1991 की तिथि निर्धारित की गई, जब 15 गणतंत्रों का सम्मेलन बुलाया जाना था और ऐसी परिसंघ का निर्माण किया जाना था जिसमें गणतंत्रों को अधिक स्वायत्तता मिले। तभी 18 अगस्त 1991 को येनायेव के नेतृत्व में कुछ उग्र साम्यवादी नेताओं ने गोर्बाचेव की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, परंतु गोर्बाचेव तथा येल्त्सिन ने स्थिति को संभाल लिया। उसने मॉस्को की जनता से प्रतिक्रांतिकारियों का सामना करने की अपील की। परिणामतः वे विफल रहे। 1 दिसंबर 1991 को यूक्रेन ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। गोर्बाचेव ने पार्टी के महासचिव पद से त्याग दे दिया तथा रूसी संघ में साम्यवादी दल पर पाबंदी लगा दी गई। आगे येल्त्सिन ने एक नए परिसंघ के निर्माण के लिए प्रयास प्रारंभ किया। इसने एक ऐसे ढीले ढाले परिसंघ की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें केवल सुरक्षा तथा व्यापारिक मामलों में सहमति हो तथा अन्य मामलों में गणतंत्र को स्वतंत्रता हो। अतः बहुत सारे गणतंत्र इस योजना की ओर आकर्षित हुए। इस तरह रूस, यूक्रेन तथा बेलारूस तथा अन्य गणतंत्रों को मिलाकर स्वतंत्र राज्यों के कॉमनवेल्थ का निर्माण हुआ। इस तरह पीटर दी ग्रेट के समय से ही जिस रूसी साम्राज्य ने विश्व राजनीति में अपने को स्थापित किया था, वह 1991 तक आते आते विघटित हो गया। अब हम सोवियत रूस के विघटन के प्रभाव पर भी विचार करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि सोवियत रूस के विघटन ने
विश्व राजनीति पर व्यापक प्रभाव छोड़ा। इसके प्रभाव का आकलन करते हुए फ्रांसिस फुकुयामा ने तो इतिहास के अंत की उद्घोषणा कर डाली। यद्यपि यह एक प्रकार का अतिवादी विचार है, फिर भी यह तो माना ही जा सकता है कि सोवियत रूस के विघटन के साथ यह युग का अंत हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति तो सोवियत रूस के विघटन से पूर्ण हो ही चुकी थी, किंतु सोवियत रूस के विघटन ने तीसरे शीत युद्ध की संभावना को भी समाप्त कर दिया। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया। आरंभ में इसने एक विशिष्ट प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया था, जब कुछ अन्य क्षेत्रों में भी नस्लवादी और राष्ट्रीयताओं के विभाजन के आधार पर विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। आरंभ में यूगोस्लाविया सोवियत रूस से विघटन के पश्चात विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। विश्व व्यवस्था का झुकाव एक ध्रुवीय विश्व की ओर होता गया। 1990 के दशक में इराक तथा कोसोवो के मुद्दे पर इस तथ्य को रेखांकित किया जा सकता है। वहीं इराक, ईरान, उत्तरी कोरिया के मुद्दे ने शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिका नव साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए दबाव को सिद्ध किया है। सोवियत रूस के विघटन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तृतीय विश्व के देशों की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर हुई है, क्योंकि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर तृतीय विश्व के देशों को सोवियत रूस का समर्थन प्राप्त होता रहा था। उसी प्रकार सोवियत रूस के विघटन के पश्चात यूरोप के वैचारिक विभाजन का भी अंत हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के एकीकरण को भी प्रोत्साहन मिला। पूर्वी यूरोप के देशों के लिए पहले नाटो का और फिर यूरोपीय यूनियनों का दरवाजा खोल दिया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व सोवियत गणराज्यों में भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करता रहा। सोवियत रूस के विघटन तथा साम्यवादी सरकारों के पतन के परिणाम स्वरूप विश्व में समाजवादी आर्थिक नीति का धक्का लगा। बाजार की शक्तियों पर आधारित आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। इसके परिणाम स्वरूप तृतीय विश्व में क्रांति की संभावना कम हो गई। तृतीय विश्व के देश अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी संस्थाओं के दबाव में संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन में उलझ गए। अंत में विश्व पूंजीवादी मॉडल को गति मिली तथा भूमंडलीकृत आर्थिक व्यवस्था सामने आई। इस प्रकार इस लेक्चर में हमने सोवियत संघ के विघटन और विघटन के बाद कौन से तात्कालिक प्रभाव पड़े थे, उसके कौन से परिणाम उत्पन्न हुए थे, उस पर हमने चर्चा किया है।